आज मन की बात का 133वां एपिसोड। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा। आज विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित पीएम मोदी। कोलकाता में करेंगे पदयात्रा। शोभा बाजार से श्रृंग मोड़ तक करेंगे पदयात्रा। लखनऊ में आज पुलिस लाइन में होगा दीक्षांत समारोह। सीएम योगी दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल और आज सुबह 8 बजे दीक्षांत समारोह का आज पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी की नियुक्ति पर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल। 26-27 अप्रैल को टीएमसी के पक्ष में करेंगे प्रचार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। आज मन की बात के 133वें एपिसोड को पीएम मोदी संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। सुबह 11 बजे पीएम मोदी मन की बात को संबोधित करेंगे। कई मुद्दों को लेकर के आज बातचीत हो सकती है। जनता को संबोधित कर सकते हैं। मन की बात कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 133वां एपिसोड होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम 11 बजे प्रसार भारती पर आप सुन सकते हैं। मन की बात के 133वें एपिसोड को आज पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में कई अहम मुद्दे जनता के सामने रख सकते हैं, देश के सामने रख सकते हैं। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश से संवाद करते आए हैं, कई मुद्दे उठाते आए हैं और ऐसे में पीएम मोदी आज के मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ कहते हैं, सबकी नजरें मन की बात कार्यक्रम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पीएम मोदी मन की बात के 133वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 133वां एपिसोड होगा। महिला आरक्षण पर बोल सकते हैं, महिला आरक्षण से जुड़े लोकसभा की सीटों पर बोल सकते हैं। पीएम मोदी इस बार महिला आरक्षण पर संबोधित कर सकते हैं। 17 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़ा लोकसभा की सीटें बढ़ाने का जो बिल संसद में 54 वोट से गिर गया था, इसके साथ ही 14 मई को होने वाले मदर्स डे पर भी बात कर सकते हैं पीएम मोदी। और भी कई अहम मुद्दे इसमें उठाए जा सकते हैं पीएम मोदी द्वारा। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी कोलकाता में पदयात्रा करेंगे। शोभा बाजार से श्रृंग मोड़ तक पदयात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। दूसरे चरण के प्रचार के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाली है और पीएम मोदी आज कोलकाता में पदयात्रा करेंगे। शोभा बाजार से श्रृंग मोड़ तक पदयात्रा करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं चुनाव के लिए। पीएम मोदी कोलकाता में पदयात्रा करेंगे और जो रूट सामने आई है, बताया जा रहा है कि शोभा बाजार से श्रृंग मोड़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूट निर्धारित है। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर के कोलकाता प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पदयात्रा करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आज बता दें आपको, आज पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आज सुबह 8 बजे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे दीक्षांत समारोह का आयोजन
पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह का आयोजन और सुबह 8 बजे दीक्षांत समारोह के इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, सुबह 8 बजे दीक्षांत समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद आप कहेंगे, इस दीक्षांत समारोह में मौजूद रहेंगे। तो पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। संजीव, बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं दीक्षांत समारोह में, क्या विशेष? आज जो है दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया जाने वाला है। ये लखनऊ के पुलिस लाइन में जो है आयोजित किया जा रहा है। 8 बजे से ये कार्यक्रम है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है राजधानी के पुलिस लाइन में नवचयनित 986 जो महिला सिपाही हैं उनके दीक्षांत परेड की सलामी लेंगे और इसका जो है सजीव प्रसारण किया जाएगा। सभी पुलिस लाइन जिले के जितने पुलिस लाइन है, पीएससी वानी एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है वहाँ से जो है इसको किया जाएगा और साथ जो है पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के साथ पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की भी मजबूत संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और ये जो है 2025 में जो पुलिस भर्ती हुई थी उनकी जो है 986 जो नवनियुक्त महिला आरक्षी हैं उनके जो है दीक्षांत परेड का आज आयोजन किया गया है। आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर 2017 से पहले की बात की जाए तो पुलिस में जो है जो महिला सिपाही की बात की जाए तो करीब उनकी संख्या बहुत ही कम, लगभग 10,000 के करीब कही जा सकती है। लेकिन 2017 से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 45,000 जो है महिला पुलिस आरक्षी हैं यहाँ भर्ती की गई है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भी भर्तियां पुलिस की होंगी उसमें 20% जो है महिलाओं की भागीदारी होगी। इसके अलावा जो 986 नवनियुक्त महिला आरक्षी हैं उनको जो है सभी प्रकार की जो है ट्रेनिंग दी गई है, आधुनिक पुलिसिंग से लेकर जो है खास तौर से साइबर क्राइम की, क्योंकि इस समय जो है साइबर क्राइम का ग्राफ जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में जो है जिस तरह से साइबर अटैक हो रहा है उसके मद्देनजर इन जो महिला रिक्रूटमेंट है उनको ट्रेनिंग दी गई है और इनकी जो ट्रेनिंग है वो 20 अप्रैल को समाप्त हो गई है, क्योंकि ये जो है 2025 की जो है 60,244 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई थी, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों ही पुलिसकर्मी शामिल थे। जी ठीक है संजीव, बहुत शुक्रिया। तो दीक्षांत समारोह में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 बजे मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो तैयारियां इस वक्त चाक चौबंद की गई हैं, व्यवस्थाएं इस वक्त सुनिश्चित की गई हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह विशेष कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित की जा रही है, जिसमें भव्य कार्यक्रम दीक्षांत समारोह का किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस और रूरल पुलिसिंग समेत पुलिसिंग पर आज व्याख्यान देंगे और दीक्षांत समारोह में पुलिस अधिकारियों को संबोधित करेंगे। पुलिस लाइन में इस दीक्षांत समारोह का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कैसे सुदृढ़ बनाया जा रहा है, कैसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कैसे उत्तर प्रदेश के पुलिसिंग को और सुदृढ़ बना रही है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बारे में जानकारी भी देंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे। दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी और सुबह 8 बजे दीक्षांत समारोह के इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आइए बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस बीच आ गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करने पहुंच रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी के ड्यूटी पर चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज उपस्थित रहेंगे पश्चिम बंगाल में। 26-27 अप्रैल को टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल।
तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर 26-27 अप्रैल को टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। यानी कि जो आरोप लग रहे थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ देने के लिए ममता बनर्जी के प्रचार में कोई भी इंडी गठबंधन के नेता आगे नहीं आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले केजरीवाल आ गए हैं, सबसे आगे प्रचार करने पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण में वो भी हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के टीएमसी के समर्थन प्रचार करने अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का यहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने जाना सियासत में बहुत बड़ा मोड़ है और इसके कई नियतार्थ निकाले जा रहे हैं। 26-27 अप्रैल को टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर और टीएमसी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष तौर पर वहां पर पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करने केजरीवाल पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूसरे चरण का ये जो मतदान प्रचार है, दूसरे चरण का ये प्रचार है वो बहुत अहम हो गया है, हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ देने के लिए विपक्षी पार्टियों में सबसे आगे आए हैं अरविंद केजरीवाल। 26-27 अप्रैल को टीएमसी के पक्ष में प्रचार करेंगे, यहां पर माहौल बनाएंगे और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल के पश्चिम बंगाल में जाने से इस वक्त रोचक हो चुका है। ये दूसरे चरण का ये जो प्रचार है वो इस वक्त रोचक हो चुका है। अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, 26-27 को प्रचार करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने अपील की है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्थित प्रत्याशियों के लिए लगातार प्रचार प्रसार करें, इसके लिए उन्होंने अपील कर दी है। तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। छब्बीस 27 अप्रैल को टीएमसी के पक्ष में प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं। टीएमसी के आरोपों में घिरे होने के बाद, विवादों में घिरे होने के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नए आवास को लेकर के एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। वहीं बीजेपी ने अब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के आवास को शीश महल 2 करार दे दिया है। वहीं इस विषय को लेकर के हमारे संवाददाता ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह से खास बातचीत की है। आइए जरा सुनाते हैं। शीश महल सबसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चोली का दामन साथ है। जब वो मुख्यमंत्री पद पे थे तभी शीश महल 1 उनके पीछे पड़ा। अब जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पद पे रहे, लेकिन फिर भी शीश महल जो है वो शब्द उनके पीछे पड़ा हुआ है। इस समय जो उनका सरकारी आवास जो नया उनको मिला, उसके इंटीरियर को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उन पर हमला बोला है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुख्यमंत्री का जो पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास है उसके इंटीरियर पर निजी पैसा खर्च किया गया, उसे भी शीश महल 2 बनाया गया। देखिए, आदत बिगड़ जाती है तो सुधरती नहीं। पहले सरकारी पैसे से आवास बनाया, आज प्रवेश वर्मा जी ने कुछ पिक्चर्स भेजी दिखाई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और बताया कि किस प्रकार से जो अभी सरकारी आवास मिला है उसका वही उन्होंने उतना ही आलीशान बनाया जितना शीश महल बनाया था। अब ये कल तक आम आदमी कहने वाले आज आलीशान पार्टी बन गई है, आज खास आदमी बन गए हैं, तो इसका तो उत्तर देना पड़ेगा उनको कि ये किसके पैसे से इतना खर्चा किया जा रहा है और इतना आलीशान महल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई।
भारतीय जनता पार्टी के प्रेस वार्ता के बाद जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि जो पिक्चर भाजपा ने दिखाई वो इंटरनेट से डाउनलोड की गई। चलिए, वो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो जो नया शीश महल है उसका दरवाजा खोल दें, लोग देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो है 10 राज्यसभा सांसदों में 7 ने जो है आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा सदस्यता ग्रहण की, उन्होंने कहा कि अब जो आम आदमी पार्टी थी वो पार्टी नहीं रही, अब वो बेईमान हो, इसलिए हम भाजपा में आ गए। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि ये भाजपा का ऑपरेशन लोटस था। नहीं, जो आज से पहले छोड़ करके ऑपरेशन लोटस था, योगेंद्र यादव छोड़ करके, आशुतोष छोड़ करके, कुमार विश्वास छोड़ करके, एडमिरल रामदास छोड़ करके, शाहजी अलमी छोड़ करके, मतलब क्या कि जिन मूल्यों को लेकर आपने पार्टी में नहीं थी उन मूल्यों पर आप खड़े नहीं उतर रहे। लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के विरोध में आज आंतरिक लोकतंत्र है नहीं, इसके कारण से लोग तंग होते हैं, सांस घुटते हैं, इसलिए पार्टी छोड़ते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार का मामला, तो दिल्ली की सरकार जाती रही, मुकदमे चल रहे हैं, जेल जाकर होकर आए। पंजाब में एक मंत्री भ्रष्टाचार के चलते हुए जेल में है और कई सारे मंत्रियों पर आरोप लगे हुए हैं। तो इन्हीं कारणों से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ना कि और किसी कारण से। ऑपरेशन लोटस तो तब है जब कोई अन्यथा छोड़ रहा हो। आपकी पार्टी में कमियां हैं, आपने जिन मूल मुद्दों को लेकर आपने पार्टी बनाई थी उनसे आप भटक गए, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं आपको। भारत अपडेट में बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह। कैमरा पर्सन सचिन के साथ महेश नेकमल, भारत अपडेट, दिल्ली। वॉशिंगटन डीसी में फायरिंग की खबर मिल रही है। होटल हिल्टन में फायरिंग हुई है। बता दें आपको, ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, हमलावर को मार गिरा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच आ रही यूएस से, जहां पर होटल में फायरिंग की घटना सामने आई है। होटल हिल्टन में फायरिंग की घटना देखने को मिली है। वॉशिंगटन डीसी में फायरिंग हुई है। अमेरिका से बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, होटल हिल्टन में फायरिंग हुई है। हमलावर को हालांकि मार गिरा दिया गया है और ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया। राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित निकाल दिया गया है बाहर। होटल में डिनर में शामिल होने वाले थे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, और इस दौरान जो खबर मिल रही है कि यहां पर एक अज्ञात हमलावर घुसने की कोशिश करता है और फायरिंग करने की कोशिश करता है, जिसके बाद अमेरिका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था और कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हिल्टन होटल में मौजूद थे और इस दौरान बाहर फायरिंग होती है। सुरक्षा बलों ने जो फायरिंग करने वाला था व्यक्ति, उसे डाउन कर दिया है, गिरा दिया है मार करके। हमलावर को तुरंत मार गिराया गया है। फायरिंग की घटना डिनर हॉल के ऊपर स्थित लॉबी एरिया में बताई जा रही हुई है और होटल हिल्टन जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके बाहर फायरिंग होती है पहले। ये बड़ी घटना अमेरिका में हुई है। होटल में डिनर में शामिल होने राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे हुए थे और वॉशिंगटन डीसी में फायरिंग की घटना सामने आई है। होटल हिल्टन में फायरिंग हुई है। खास इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था क्योंकि यूएस राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप इस डिनर में पहली बार शिरकत करने पहुंचे हुए थे और कुछ ही मिनट वो पहले पहुंचे थे, फर्स्ट लेडी के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान फायरिंग की घटना सामने आती है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बढ़ते विश्वास का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें शामिल होना जनता के भरोसे को दर्शाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता उसी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और अब मूल पार्टी में लौट रहे हैं। अब देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में नीति भी है, नियत भी है। तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर
बढ़ता जा रहा है और इसलिए आप वाला भी आ रहा है, वो भी बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित है। स्वागत है उनका। केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन बैठने वाले लोग हैं। उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए, ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं, वहीं से निकले हैं ये लोग और उसे भी जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, तो ये मुख्य धारा में लोग पहुंच गए वापस। राजधानी रायपुर में पुलिस लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बताते हैं कि पुलिस ने फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते हैं कि आरोपी कई मामलों में फरार चल रहे थे और जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीर आपको दिखा दें, कई दिनों से आरोपी फरार चल रहे थे, पुलिस लगातार इनके पीछे पड़ी हुई थी। अब सर्च अभियान चलाया जा रहा था। कई थानों की पुलिस और कई टीम मिलकर के इन आरोपियों को अपने काबू में कर चुकी है। फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये देखिए जरा तस्वीरें। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रायपुर में एक के बाद एक छापेमारी की गई। पुलिस ने इस छापेमारी में इन सभी आरोपियों को दबोच लिया है। फरार चल रहे इन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। हैं कि 2 हफ्ता पहले नॉर्थ जोन कमिश्नरेट के अंदर कमिश्नर के आदेश के अनुसार हम लोगों ने ऑपरेशन कालचक्र की शुरुआत करी है, जिसमें पिछली बार 200 से अधिक व्यक्ति को चेक किया गया था, जिसमें से 160 के ज्यादा के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इस बार ऑपरेशन कालचक्र जो कल चलाया गया उसके अंदर तकरीबन 400 से अधिक व्यक्ति को चेक किया गया, जिनमें से 196 जो टोटल वारंट्स थे स्थायी गिरफ्तारी जमानतें मिला के उन्हें शामिल करवाया गया। 40 से ज्यादा व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में मिले फिर जिनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 3 जो अपराधी थे उनके पास में आर्म्स मिला तो उनके खिलाफ आर्म्स की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक आबकारी की कार्रवाई हुई है। राजधानी रायपुर में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी शशांक वैद्य को साइबर सेल की मदद से बंगाल के साउथ 24 परगना से पकड़ा गया है। वही मामला मोबाइल कवर रिफंड के नाम पर ठगी का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी ने यूपीआई के जरिए करीब 1,35,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी जांच की और बैंक डिटेल्स के आधार पर आरोपी तक पहुंची। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। देखिए, केस खमतरी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था, जिसमें प्रार्थी के द्वारा साइबर फ्रॉड की शिकायत की गई थी, जिसमें उनका मोडस ऑपरेंडी जो था उसमें उन लोगों ने मोबाइल कवर का जो फ्लिप कवर होता है उसको दिलाने के नाम से और उसका रिफंड दिलवाने के नाम से तकरीबन 1,35,000 का फ्रॉड किया था। मामले जैसे पुलिस स्टेशन में आया वैसे हम लोगों के द्वारा एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में टेक्निकल इनपुट जो होते हैं सीडीआर आईपीडीआर वो साइबर सेल की मदद से दिए गए और उसके हिसाब से आरोपी का जीरोइंग किया गया। आरोपी का लोकेशन 24 परगना में पाया गया। जैसे हमें आरोपी का लोकेशन पता चला वहां पर हमने टीम को यहाँ से निकाला। टीम ने वहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस की मदद से आरोपी का राउंड अप किया और उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो साइबर सेल कार्रवाई हुई है, बंगाल से पकड़ा गया है साइबर ठग और आप देख ही रहे हैं किस तरह से पुलिस साउथ 24 परगना से इसे गिरफ्तार करती है और लगातार एक्सपोज कर रही है पुलिस साइबर क्राइम को। और ऐसे में लंबे समय से इस आरोपी की तलाश थी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल की कार्रवाई में बंगाल से पकड़ा गया है ये साइबर ठग और लाखों आरोपियों की अभी तक ठगी कर चुका है, सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बना चुका है और बहुत शातिराना ढंग से साइबर ठगी को ही अंजाम देता था। अब इसको गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इससे पूछा जाएगा कि इसका नेक्सस क्या है, किस तरह से इसका मोडस ऑपरेंडी था और क्या ये किस तरह से काम करता था, कैसे लोगों को ठगी का निशाना बनाता था। साइबर सेल की कार्रवाई आगे जारी है लगातार, लेकिन फिलहाल इसे गिरफ्तार करके पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। साउथ 24 परगना से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कई थानों की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी, कई राज्यों में अंतर्राज्यीय पुलिस भी इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि इसने
न सिर्फ बंगाल के कई लोगों को अपना निशाना बनाया, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसने अपनी जाल फेंके और लोगों को साइबर ठगी का निशाना बनाया इसने। तस्वीर आपको दिखा दें, ये आरोपी, ये शख्स जो पुलिस के गिरफ्त में, ये शातिर साइबर ठग है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के पुनर्गठन की घोषणा की है। इस बदलाव के साथ ही मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लाहिड़ी ने सुमन बेरी की जगह ली है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर नीति आयोग की नई टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और आज अशोक लाहिड़ी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ ने पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को लेकर के अशोक लाहिड़ी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको जरा। कि विकसित भारत के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी अगर किसी को पर तो नीति आयोग पर। हमारे साथ नीति आयोग का नियुक्त उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी जी। अशोक लाहिड़ी जी, सबसे पहले भारत अपने को आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने की बात करें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी नीति आयोग पर है। आपके कंधे पर आज प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाँ जी, ये जिम्मेदारी तो बहुत कठिन जिम्मेदारी है, बस खुशी की बात भी ये है कि देश के लिए अगर कुछ कर पाऊंगा तो बहुत खुशी की बात होगी। तो इसके लिए सबके सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री जी से बहुत बातें हुई, वो क्या मांगते हैं वो भी पता चला। तो देखिए, अब तो काम शुरू नहीं किया, अभी काम शुरू करेंगे तब पता चलेगा क्या क्या करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक देशवासियों को सपना दिखाया कि 2047 तक भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। उसको लेकर, चूंकि आप एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, कई सारे देश ऐसे किए हैं, ये पहली दफा नहीं। जैसे कोरिया, साउथ कोरिया 30 साल में OECD का मेंबर हो गया था। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितना इंप्रूव कर गया था। ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। तो हम भी अगर कोशिश करेंगे जरूर कर पाएंगे। अंत में देशवासियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि 3 चीज बहुत अहम है। एक है नीति, वो तो सरकार तय करेगी। दूसरी है निष्ठा, निष्ठा के साथ काम करना। तीसरा है नियत। हम अगर ये कहना शुरू करेंगे, हम करके दिखाएंगे, फिर होगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी, जिनका स्पष्ट कहना है कि हमारी नीति, नियत और निष्ठा सही रहे तो देश विकसित राष्ट्र बनेगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ महेश नेकमल, भारत अपडेट, दिल्ली। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए, बल्कि एक नई सोच